नमस्कार दोस्तों। तो इसमें पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का जो उदय हुआ है उनको पढ़ेंगे। कौन कौन से राजपूत थे जिनका उदय हुआ है, ठीक है। उत्पत्ति हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या मत है विद्वानों के, ठीक है। तो प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे उनमें मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर, प्रतिहार और राठौड़, सांभर के चौहान और आबू के परमार, आम्बेर के कछवाहा, जैसलमेर के भाटी, ठीक है। तो मेवाड़ में कौन थे? गुहिल थे। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार थे और राठौर भी थे मारवाड़ में। सांभर के चौहान थे और आबू के परमार, आम्बेर के कछवाहा और जैसलमेर के भाटी। अब पढ़ते हैं अलग अलग इनका। मेवाड़ के गुहिल, इस वंश का आदि पुरुष गुहिल था। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जहाँ जाकर बसे उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय कहा। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशीय मानते हैं। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जो गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा हैं इन्होंने दोनों माने हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय। तो जो गुहिल हैं उनको इन्होंने क्या माना है कि ये कौन थे? सूर्यवंशी थे, ठीक है। जबकि डी.आर. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा कौन थे? ब्राह्मण थे। भंडारकर ने क्या माना? ब्राह्मण थे। गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय है जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला है जो ओझा के अनुसार बापा इनका नाम ना होकर कालभोज की उपाधि थी। बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला है जो 115 ग्रेन का था। अल्लट, जिसे ख्यातों में आलू रावल कहा गया है, 10वीं शताब्दी के लगभग मेवाड़ का शासक बना जिसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। किसने किया था? अल्लट ने, ठीक है। और तथा उसके समय में आहड़ में बराह मंदिर का निर्माण कराया गया था। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। गुहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद भी अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए रखा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूँकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरत्रा कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री युवान चुआंग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलोमोलो, भीनमाल या बाड़मेर बताया है। मोहड़ौत नरसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है जिनमें मंडौर के प्रतिहार प्रमुख थे। कितनी शाखाएं थी? 26 थी। मंडौर प्रमुख थे। इस शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था जिसका समय 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मंडौर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदात्त स्वतंत्र प्रेम और शौर्य से उज्जवल कीर्ति को अर्जित किया। जालोर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से आरंभ होती है जो इस वंश का प्रवर्तक था। गुर्जर प्रतिहारों का उसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलच्छों का नाशक कहा गया है। किसको कहा गया? नागभट्ट का। तो नागभट्ट का जिक्र कहाँ पे है? ग्वालियर प्रशस्ति में है और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आबू के परमार। परमार शब्द का अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, बागड़, मालवा आदि स्थानों में अपने राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमारों का कुल पुरुष धूमराज था, परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है, ठीक है। धूमराज थे कुल पुरुष, लेकिन जो वंशावली स्टार्ट होती है वो किससे होती है? उत्पल राज से। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां बिमल साय को दंडपति नियुक्त किया है। बिमल साय ने आबू में 1030 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है।
इसका छोटा भाई प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखकर तथा अपने नाम से प्रहलादन पुर या पालनपुर नामक नगर बसाकर परमाणु के साहित्यिक सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। तो कौन सा लिखा क्या है इसने? धारावर्ष का छोटा भाई था प्रहलादन देववीर देव। तो इसने कौन कौन सा लिखा है? पार्थ पराक्रम व्यायोग लिखा है नाटक, और पालनपुर नगर को इसने बसाया था। ठीक है। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था, वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के दलवाड़ा गांव में लूण वसही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दलवाड़ा गांव में लूण वसही नामक स्थान पर मक नेमिनाथ मंदिर, अच्छा नेमिनाथ मंदिर का जो है लूण वसही नाम था। ठीक है, आबू के दलवाड़ा गांव में। और ये किसने करवाया था? तेजपाल ने। वस्तुपाल का छोटा भाई था, ये सामंत था। मालवा के भोज परिवार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाकर अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? ये भोज परमार ने बनवाया था। देखिए कौन कौन से हो गए, ये 3 हो गए। एक तो पालनपुर नगर प्रहलाद ने बसाया था। ठीक है। सेकंड क्या हो गया? ये जो सामंत था भीमदेव द्वितीय का, उसका छोटे भाई तेजपाल ने क्या किया था? नेमिनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। थर्ड है भोजपुर के परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाकर अपनी कला को व्यक्त किया था। बागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थूणा नगर बसाकर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी शिल्प कला के प्रति निष्ठा का परिचय किया है। और परमाणु ने क्या बसाया था? एक अर्थूणा नगर बसाया था। ठीक है। अब आ जाते हैं सांभर के चौहान। चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपादलक्ष और जांगल प्रदेश के आसपास रहते थे। जांगल किसे कहा जाता था? बीकानेर को कहा जाता था ना। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। सपादलक्ष के चौहानों को आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। बिजौलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांभर झील का निर्माता माना गया है। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया। किसमें? बिजौलिया प्रशस्ति में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुबक प्रथम, जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। इसी वंश के चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। कब हुई थी? 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने। उसके पुत्र अणुराज आनाजी ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाकर जनोपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का काल सपादलक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। उसे विसलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता था। उसने हरकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की करके साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। विग्रहराज चतुर्थ आज भी वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो संस्कृत के लेख उल्लेखित हैं। ठीक है। उसने तोमरों को पराजित कर ढिल्लिका को जीता, मतलब दिल्ली को जीता। इसी वंशक्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपनी विजयों से एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। ये सबसे प्रतापी राजा कहलाते थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे। 1191 में उसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर वीरता का समुचित परिचय दिया, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में जब उसकी गौरी से हार हो गई, तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। तो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड 2 बुक हैं। ठीक है, तृतीय से रिलेटेड। एक तो पृथ्वीराज विजय है जो जैनक ने लिखी है, और दूसरे जो इनके मित्र थे या मंत्री थे चंद्रवर्ताई, उन्होंने लिखी है।
ठीक है, पृथ्वीराज रासो। तो इसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में नया मोड़ आया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त होगी। लगभग आगामी एक शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालौर, हड़ौती, नाड़ौल और तरह चंद्रवती और आबू में शासन करती रही। राजस्थान शक्ति की धुरी बनी रही। इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय समय पर मुकाबला कर शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान व गोहिल शासक विद्वानों के प्रश्रयदाता बने रहे, जिससे जनता में शिक्षा और साहित्यिक प्रगति बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। इस समूचे काल की सौंदर्य तथा आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं को जीवित रखा। चित्तौड़, बड़ौली, आबू के मंदिर इस कथन के प्रमाण हैं। अब मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्जवल और गौरवशाली पक्ष हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।